10वीं पास के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आया है। 2023 में आपको नौकरी पाने का एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, एमटीएस की वैकेंसी, जो कोरोना के बाद मुझे लगता है कि 10वीं पास के लिए की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आज हम इसके नोटिफिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे जाके आप आसानी से समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये 67 पेज का नोटिफिकेशन है। पढ़ने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या क्या है इसमें, लेकिन हम आपके लिए एक इसको आसान भाषा में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम आपको बताएंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में परेशानी ना हो और आप इसके वैकेंसी को समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैकेंसी के सिलेक्शन तक की चीज़ें इसमें दी गई है कि क्या क्या कैसे कैसे ये करेंगे। इसमें सिलेबस भी है, बाकी पे लेवल भी है, बाकी आगे हम देखते हैं क्या क्या इसमें है। ये है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए और हवलदार के लिए, दोनों के लिए। CBIC एंड CBN, ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, और दूसरी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंटल में है ये वैकेंसी। तो हम देखते हैं इसका जो डेट है, सबमिशन डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक है। लगभग 1 महीना है, आप इसको भर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो भर दीजिएगा, क्योंकि आयोग भी सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको पहले भर दें, ताकि जो एप्लीकेशन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लास्ट दिन तक, तो उसको आप परेशान ना हो उसके लिए। इसके साथ में ये लास्ट डेट इसका ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का 2 दिन बाद तक है, यानी कि आप 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 2 दिन बाद तक भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या तो फिर ऑफलाइन हो। और ऑफलाइन भी है तो आप उसको चालान कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ये 20 फरवरी तक दिया हुआ है, यानी 1 दिन और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वर्किंग आवर कोई बीच में अगर नहीं है, मान लो किसी एक दिन छुट्टी है 19 को, तो 20 तक आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ करेक्शन करने का भी टाइम दिया जाएगा इसमें, 22 फरवरी से 24 फरवरी, यानी ओनली 2 डेज़ का करेक्शन करने का टाइम मिलेगा। इसमें कि आप अगर कुछ चीज़ें हैं तो गलती से फीड हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये अप्रैल 2023 में दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ज़्यादा दिन नहीं बचे, फरवरी मार्च 2 से 2.5 महीने तक तैयारी कीजिए और आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। इसमें लिखा गया है, लड़कियों को इनकरेज किया गया है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स थ्रू विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। लड़कियों को बोला गया है, उसको प्रोत्साहित किया गया है कि आप भी फॉर्म को भरिए। उसके लिए इस सिलेबस में या फिर इसके एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ उनके लिए भी गाइडलाइन दिया गया है। अब ये ग्रुप C की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये पे लेवल 1 का है और पे मैट्रिक्स में 7 पे कमीशन का इसको में पेमेंट देंगे ये लोग। इसमें 2 डिपार्टमेंटल में और वैकेंसी है हवलदार के लिए, जो सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल के लिए ये है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में है एंड कस्टम्स में है एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी दिया गया। चलिए तो डिपार्टमेंटल है, आगे हम देखते हैं क्या है वैकेंसी। वैकेंसी बहुत बड़ी है, एमटीएस की वैकेंसी है 10,800 के लगभग। उसके साथ साथ में हवलदार का 529 पोस्ट है। टोटल मिला के यहाँ पर आपको 11,409 पोस्ट दिखते रहते हैं, कि बहुत अच्छी बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छा मौका है। अब आगे इसमें देखते हैं क्या क्या दिया। रिजर्वेशन तो सेम है जैसे सबका, SC ST का भी रिजर्वेशन है, डिसेबिलिटी का भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का अलग से इसमें होगा। अभी पोस्ट वाइज किस किस एरिया में वैकेंसी कितने हैं वो अभी डिटेल में नहीं है, क्योंकि सामूहिक रूप से इनकी वैकेंसी होगी, फिर बाद में इसको अलग अलग जोन में दिया जाएगा। और उसके साथ साथ देखते हैं इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं फॉर्म। जो इंडिया का सिटीजन है वो भी भर सकता है, नेपाल का है वो भी भर सकता है, भूटान का भी है वो भी भर सकता है, यानी कि तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं वो भी भर सकते हैं।
इसके साथ साथ और भी कंट्री है, श्रीलंका का है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा और ये सब भी भर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट दिया गया 18 से 25 वर्ष तक, जो कि है 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है उसमें वो भर सकते। 18 से 25 तक है, MTS के लिए है। एंड हवलदार भी है, अगर वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जाना चाहता है या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाना चाहता है तो इसका 18 से 25 है। और 18 से 27 भी है। दूसरी कैटेगरी है कि 2 जनवरी 1956 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक के बीच में है, यानी 2 साल का रिलैक्सेशन है। किसके लिए? और हवलदार इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में कुछ पोस्टों के लिए 2 साल की भर्ती है। इसके साथ साथ से बहुत सारा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। परमिसेबल एज रिलैक्सेशन, जो कि आप जानते होंगे SC/ST के लिए 5 साल है, OBC जो नॉर्मल है, नॉन क्रीमी लेयर 3 साल है, फिर PWD OBC जो डिसेबल है उनके लिए 13 साल है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है, बाकी डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल। बहुत सारा कैटेगरी है, जो स्पेशल कैटेगरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके साथ में एक सर्विसमैन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि किसको किसको बोला जाए, जो पेंशन के लिए एलिजिबल हो, पेंशन में चले गए उनके लिए है। आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें ये बोल रहे हैं। एज रिलैक्सेशन जो ESM रिजर्वेशन है, जो एसेंशियल सर्विस में जो है उसके लिए जो रिजर्वेशन है, चाहे एक सर्विसमैन हो कुछ भी हो, उनके डिपेंडेंट्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए है, या उनके बेटे बेटी या बाकी कोई रिलेटिव्स के लिए नहीं है। इसमें दिया गया है कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो तो स्टैंडर्ड है, ये उनके पास होगा। जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं वो आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अनुसार ही आप रखेंगे। ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो लगभग स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर ही सिग्नेटरी जो होते हैं वो साइन करते हैं। ऐसे आप ब्लैंक पेपर पे कोई साइन नहीं करता है। ये देखते हैं क्या है, ये सब इतनी काम की चीज़ें नहीं है। अब क्वालिफ़िकेशन पढ़ लीजिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया गया 17 फरवरी 2023 को ये मैट्रिक परीक्षा पास होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 17 फरवरी 2023 को, यानी इसके पहले ही पास हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। जिसका रिजल्ट 17 फरवरी को डिक्लेयर हो गया है और उनकी आयु उनके जो दिया गया उनके बीच में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे क्या दिया है देखिए। फिर हाउ टू अप्लाई है, यहाँ अप्लाई कैसे करें। आप इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें एक डिटेल इंस्ट्रक्शन और भी है, इसमें भी है, बट और इसके अलावा भी वहाँ पर डिटेल इंस्ट्रक्शन है और कुछ सैम्पल परफॉर्मा भी दिया गया है जिसमें कि आप देख देख के भर सकते हैं। फिर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑटोमेटिक जो जो कॉलम मांगेंगे वो आप भरते जाएंगे। ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। और ये फ़ोटो का JPG फॉर्मेट रहेगा, 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। और इनकी जो विड्थ है 3.5 इंच और हाइट 4.5 इंच रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। फ़ोटोग्राफ जो बोल रहे हैं यहाँ पर वो 3 महीने पुराना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पुराना। जब ये पब्लिकेशन हुआ है नोटिफिकेशन, उसके 3 महीने पहले से होना चाहिए, और बिना कैप के और बिना चश्मे के होना चाहिए, ताकि चेहरा उनका साफ साफ दिख सके। फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दिया जाना चाहिए एप्लीकेशन में। कई लोग क्या होता है अच्छे से फ़ोटो नहीं डालते हैं, जो ब्लर होता है या फिर उनका ख़राब फ़ोटो होता है, तो उसका कैंडिडेट ऐसे रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब अगर आप लेट करते हैं 17 फरवरी से ज़्यादा दिन तक अगर लेट करते हैं एप्लीकेशन भरने में, तो भी आप नहीं भर पाए। लास्ट डेट यही है, इसलिए ये
आयोग बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको सबमिट कर दीजिए क्लोजिंग डेट से पहले और वेट नहीं कीजिए लास्ट डेट। यही बाकी आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन, यानी अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसके पहले आप प्रीव्यू कर लीजिए, प्रिंट ऑप्शन उसमें रहेगा, उसमें आप देख लीजिए कि सही से फॉर्म भरा है कि नहीं भरा, तभी आप सबमिट कीजिए, ताकि बाद में आप करेक्शन डेट में जब एक ही साथ सब लोग करेक्ट करने लगेंगे तो आपका उसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, मोबाइल में लॉगिन नहीं हो रहा है, साइबर कैफ़े में डाउन हो गया है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एप्लीकेशन फ़ी जो है इसमें बहुत ही मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया है ओनली। और कई का तो फ्री है, जैसे वुमेन कैंडिडेट, वुमेन के लिए एकदम फ्री है, बहुत सुनहरा मौका है, उनके लिए कोई फीस ही नहीं है। जो बिलोंग्स टू SC ST हैं, जो डिसेबिलिटी के साथ में है, एक सर्विसमैन है, वो भी पेमेंट के लिए फ्री हैं, एग्जेम्प्टेड है। पेमेंट कैसे भी पेड किया जा सकता है, नेट पे से या फिर वीज़ा कार्ड से, आर यू पे कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। SBI चालान से भी आप कर सकते हैं। अब फ़ी के बारे में तो डेट फर्स्ट फ्रंट पेज में ही दिया गया है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद ये विंडो जो एप्लीकेशन का करेक्शन का 2 दिन के लिए खुलेगा, ये आपको हेडिंग पेज में भी बता दिया गया है, इससे ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं है, क्योंकि वही करेक्ट करना है इसको। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि करेक्शन के लिए चार्ज लगेंगे, इसीलिए आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्म को पहले ही अच्छी तरह से भरें, नहीं तो करेक्शन के लिए फिर आपको फ़ी चुकाने पड़ेंगे 200 रुपया फर्स्ट टाइम। एंड अगर आप दूसरी बार भी करेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि एक बार आप सबमिट कर दिया और दोबारा फिर उसी 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दिन के अंदर ही आप दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप फॉर्म भरते समय ही अच्छा से देखें। यह सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको चूज़ करना पड़ेगा कुछ सेंटर को, रीजन को। इसमें ये तो नहीं दिया है कि कितना रीजन को चूज़ करना है, ये फॉर्म में पता चलेगा कि कितने रीजन को चेंज करना है, चूज़ करना है। एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे सेंटर रीजन में ये सब है। बिहार और उत्तर प्रदेश में है, इतने सारे सेंटर हैं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। फिर उसके साथ ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में भी इतने सारे हैं। कर्नाटका रीजन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया है, ये कहीं भी है लगभग सबके पहुँचेबल ही होगा, क्योंकि 8-8, 10-10 स्टेट डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो आप कहीं ना कहीं तो एक्सेसिबल होगा ही, ज़्यादा दूर आपका इसमें नहीं पड़ेगा। बाद में अगर आप 3 सेंटर यहाँ दिया है ऑप्शन फॉर 3 सेंटर के लिए चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि आप 3 सेंटर चूज़ किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बाद में इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन में ही चेंज करना है, चूज करना। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कई एग्ज़ाम जो अलग अलग रीजन में बोलते हैं चूज करने के लिए, तो वो तो दूर हो जाता है, दिक्कत वाली बात। इसलिए सेम रीजन में बोला है 3, तो ये अच्छी बात है। और कोई अलग से रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा कि बाद में आप बोलेंगे कि नहीं मेरा सेंटर चेंज कर दीजिए, तो आप एनी सर्कमस्टांसेस बोल रहा है आयोग कि किसी भी तरीके से भी कोई भी बहाना आप बनाइएगा या फिर कोई जेन्युइन भी प्रॉब्लम होगा तो नहीं सुनेगा। अब उसके बाद है थीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो हवलदार के लिए रहेगा। बाकी नॉर्मल जो MTS है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्जामिनेशन है हिंदी प्लस इंग्लिश में कराया जाएगा, उसके साथ साथ 13 भाषाओं में भी ऑप्शन देगा कि आप 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा दे सकते हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये इतने भाषाओं में भी आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी फॉर अटेम्प्ट, दोनों सेशन आपको अटेंड करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई ऐसे ही आप हो जाएंगे, वो करेगा क्या। रीवैल्यूएशन चेकिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है कि 2 बार आप बोले कि हमारा रिजल्ट चेक कीजिए, ठीक है, अलग से कोई नहीं बताएंगे।
अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें सेशन 1 में क्या रहेगा यहाँ देखिए, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी सेशन 1 में, पार्ट 1 रहेगा ये। फिर सेशन 2 में रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। सेशन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 45 मिनट रहेगा, और जो डिसेबल हैं उनके लिए 60 मिनट, 1 घंटे हैं, क्योंकि आपको 20-40 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। सेशन 1 का पार्ट 1 में और पार्ट 2, फिर सेशन 2 आएगा। सेशन 2 में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 2 है, जनरल अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि सेकेंड सेशन में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहले में 40 थे, दूसरे में 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 75 नंबर का होगा, यानी कि एक एक क्वेश्चन का 3-3 नंबर रहेगा। इसमें भी 45 मिनट इसमें दिएंगे। ये टाइम्स सेम है, 45 मिनट, लेकिन सेकेंड सेशन में आपका 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, क्योंकि जीके है तो इसमें बनाने के लिए ज़रूरत नहीं, इसलिए इसने आयोग ने सेम टाइम में 10 क्वेश्चन को बढ़ाया है, और फर्स्ट में थोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर पर तो बैठे हैं, लेकिन रफ शीट आपको मिलेगी, आप पेन मिल सकती है या फिर लाने के लिए बोला जाएगा, तो आप वहाँ रफ कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही हड़बड़ा मत जाइएगा कि कंप्यूटर बेस्ड है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग तो कॉपी पेन पे करते हैं, तो आपको यहाँ रफ करके वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर का टिक करना होगा। अब ये अच्छी बातें देखिए है कि नो नेगेटिव मार्किंग इन द सेशन 1 एंड, मतलब फर्स्ट सेशन में आपका नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेशन, यानी कि न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी में, इन दोनों में सेशन 1 जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। ये एक अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। सेशन 2 में देखिए, सेशन 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें आपको 1 माइनस कर दिया जाए। एक क्वेश्चन गलत, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन गलत करने में नंबर कितने माइनस करेंगे, ओनली 1, यानी कि यहाँ पर रेशियो होगा एक क्वेश्चन में 1/3, यानी कि 1/3 नंबर जो आपको काट लिया जाएगा। उसके आगे है नॉर्मलाइज स्कोरिंग करके रिजल्ट बनाएंगे, ये कर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी तो आंसर की है, आंसर की तो दे दिया जाएगा पहले। जो जनरल चीज़ें हैं वो उसको लगभग मैं स्किप कर रहा हूँ, उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मेन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वो आपको देखना है कि क्या क्या हमको ये ज़रूरी पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। इस सिलेबस है क्या क्या सिलेबस है इसमें, तो जो एग्ज़ाम लेते हैं उसका सिलेबस रहता है। जैसे सेशन 1 का मैथ और मैथमेटिक्स रीजनिंग है, और सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका ये डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी, इसमें क्या इंक्लूड क्वेश्चन क्या क्या रहेगा, उसमें सेम रहेगा, जैसे कि होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब तो नॉर्मल, एलसीएम, एचसीएम, डेसिमल, रिलेशनशिप रहेगा, अर्थमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, ब्रैकेट वाला रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनिज मतलब औसत वाला रहेगा, वर्क एंड टाइमिंग, समय और दूरी रहेगा, कार्य रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, एवरेज रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, डिस्काउंट एरिया रहेगा, क्षेत्रफल क्षेत्रमिति में भी इसमें दिया रहेगा। बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में दिया जाएगा, उल्टा सीधा करके ऐसे बताएंगे कि ये आ रहा है तो तीसरा सीक्वेंस में कौन सा होगा या फिर चौथा कौन सा होगा। हमें दूरी हो गया, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ सैंपल ग्राफ, डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये सब आएगा। इससे ये जो टर्म है इंग्लिश में हड़वाने की बात नहीं है, ये सब नॉर्मल ही है। और ये इसमें एक अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा ओनली 10th लेवल का ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पर जो दिया गया है वो 10th लेवल के ऊपर ग्रेजुएशन BA लेवल का मैथ रहेगा, इसमें ओनली 10th लेवल का ही रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी वही है, सेम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
क्वेश्चन क्या क्या रहेगा, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ का रहेगा, जैसे A to B इस तरह से रहता है। कभी कभी A to B दिया रहता है, उसका सीरीज हमें सॉल्व करना रहता है। A to B ऐसे B3 4, ये तो आपको क्वेश्चन सेट में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर जम्बलिंग रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस रहेगा, कुछ स्टेटमेंट वाला भी हो सकता है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक अलग से डिटेल में अगर कोई डिमांड आएगा तो हम उसको अलग से इसको ब्रीफली एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे जो भी इसमें सिलेबस में है। ऐसे मैं यहाँ से ओवरलुकिंग बता रहा हूँ। इसमें कैलकुलेशन से आएगा, कैलेंडर से आएंगे, घड़ी से आएगा और वो रीजनिंग से आएगा। कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, ये ब्रॉड कवरेज है, यानी कि जनरल अवेयरनेस तो बहुत ही वास्ट होता है। तो देखा जाएगा सोशल स्टडी, उसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर सिविक्स हो गया यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, इन्वायरमेंट साइंस हो गया। ये भी क्या है, यहाँ पर भी दिया है 10th लेवल का होगा, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन में क्या है ये देखिए, कैंडिडेट अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो पहले ही बता रहा है कि ये बेसिक है। कई लोग हड़बड़ा जाते हैं इंग्लिश से कि यार पता नहीं क्या होगा, बहुत हार्ड नहीं, बेसिक है। वोकाबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इनोमियस है, एंडोमियस है और उसका करेक्ट यूज है। इसके साथ साथ में कम्प्रीहेंशन भी दिया रहेगा, एक कुछ वर्ड दिया, कहानी दिया रहेगा, उसमें आपको उसके बेस पर आंसर दिया रहेगा जो आपको बनाना है। क्या आगे देखिए क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये हवलदार के लिए मोस्ट प्रोबेबली, ये अलग से इसका ज़्यादा स्टैंडर्ड दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर आगे देखिए कुछ दिया है, जैसे कि मेल के लिए वॉकिंग आप 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 15 मिनट में आपको करना होगा वॉकिंग, और यहाँ फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 20 मिनट में करना होगा। ये थोड़ा सा इसमें दूरी भी कम किया गया है, यहाँ ध्यान देना है कि मेल से फीमेल की दूरी भी कम है और इसमें समय भी बढ़ाया गया है, इसलिए क्योंकि पहले से ही बोल दिया गया है कि लड़कियों को प्रेफरेंस देंगे हम। और ये कुछ प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में है। फिर आगे देखेंगे क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड PST है, PST किसके लिए, पोस्ट हवलदार और CBN आर द फॉलो सेम है, जैसे कि मेल के लिए है, हाइट है 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा अगर आप गोरखा आसामी है तो। इसका चेस्ट 81 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो लगभग सबका हो ही जाता है 57.5 में, तो किसी का घटता नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल की हाइट है 152 सेंटीमीटर और वेट है 48 किलोमीटर। यार वेट तो आगे पीछे घट सकता है, लेकिन आपको ये हाइट दोनों में देखना ज़रूरी रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाइट में पहले ही निकाल देता है, में प्रॉब्लम करता है। तो हम इसके आगे देखेंगे कि कुछ डिसेबिलिटी का एग्जेम्पशन है, जिसको वॉकिंग में एग्जेम्पशन दिया गया, जैसे ये हार्ड ऑफ हीयरिंग है, मतलब अगर हीयरिंग में प्रॉब्लम है तो उनको PET टेस्ट देना पड़ेगा। फिर अगर 1 आर्म का कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्टेड है, तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 1 लेग का प्रॉब्लम है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा सॉरी। अगर आपको 1 आर्म और 1 लेग में कुछ डिसेबिलिटी है तो आपको भी एग्जेम्पशन मिलेगा। इस तरह से डिटेल में है, कुछ को नहीं भी है, कुछ को है भी, डिपेंड अपन कंडीशन। ये सारे जो एग्जेम्पशन मिलेगा PET में, वो सब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए, तभी आपको मिलेगा। एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस ऐसे दिया गया डिटेल में, आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना है, बस उसको आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसी तरह से आपको एप्लीकेशन में दिया जाएगा, इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो जो मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्म खुलने के बाद में वही है। क्या क्या मांगा जाएगा उसमें हम अलग से एक फॉर्म वाला भी ऑप्शन आएगा लास्ट में, उसमें हम देख लेंगे।
अब यहाँ एडमिट कार्ड कब आएगा? जब एडमिशन सर्टिफिकेट हो गया तो ये एग्ज़ाम के 3 से 7 दिन पहले, यानी 1 सप्ताह 3 से 7 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने, यानी कि 1-2 महीना पहले नहीं आएगा, आपको 1 सप्ताह पहले आएगा। और इसके साथ साथ में आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में आपको कुछ एनी दो इसमें से जो लिस्ट में है, एनी 2 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है, साथ में भी लेके जाना है एग्जामिनेशन। जैसे आधार कार्ड तो लगभग सबके रहता है, उसके साथ आप कोई पैन कार्ड जोड़ लीजिए, या फिर वोटर कार्ड जोड़ लीजिए, या कोई एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉय आईडी जोड़ लीजिए, या कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का आईडी है आपके पास और एक आधार कार्ड है तो भी काम चल जाएगा। यानी कि उनमें से कोई एक, या आधार कार्ड तो आजकल सब है, तो आप आधार कार्ड के साथ में किसी एक को मिला लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ये सब ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आएगा? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेंगे, उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आप उसको रेडी रखेंगे। कोई डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रखेगा। एज रिलैक्सेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको रखना होगा। अगर आपका एनओसी मिला हुआ है तो वो आपको रखना होगा। ये सब कुछ नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अगर कोई रीमैरिज कर रहा है, कोई डाइवर्सी है तो उसके लिए भी आप वो अपना डॉक्यूमेंट रखें। कोई नाम चेंज किया है तो भी अपना डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखेंगे, उसके साथ एफिडेविट रखेंगे। रिजल्ट एक बार में डिक्लेयर किया जाएगा। ने बोला है कि एक बार में डिक्लेयर, नो फर्दर नॉमिनेशन ऑफ कंडीशन, बाद में फिर कोई इंटरटेन नहीं किया। ये तो खैर जनरल कंडीशन सब में होता है। अब प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट यूटी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि किस मिनिस्ट्री के साथ में आपका जाना चाहते हैं या डिपार्टमेंटल ऑफिस में जाना चाहते हैं। जैसे CBIN था और CBN था, उसमें आपको प्रेफरेंस देंगे, फॉर्म में भरना पड़ेगा। उसके साथ साथ कैंडिडेट को विलिंग टू सर्व एनीवेयर, यानी आपको ऑल इंडिया में कहीं भी सर्व करने के लिए आपको विल देना हो। एक शपथ पत्र उसमें लिया जाएगा कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं एनीवेयर ऑफ इंडिया। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आप जिस कैडर में आप प्रेफरेंस देंगे उसी कैडर में मोस्टली पोस्टिंग होगी। इसके साथ साथ में आपको आप कैसे भी भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है किस तरह से प्रेफरेंस देंगे। ओनली 6 प्रेफरेंस देंगे, यानी कि इससे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे आप। जैसे MTS दिल्ली रीजन का, MTS दिल्ली देंगे, हवलदार दिल्ली दे सकते हैं, फिर MTS राजस्थान, फिर हवलदार CS, यानी कि हवलदार MTS का एक ही साथ वैकेंसी है तो आप उसके साथ मिलाकर भी ओनली 6 प्रेफरेंस ही दे सकते हैं। यानी कि MTS ऑल इंडिया का भी रहेगा, इस तरह से दे सकते। अभी जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वही फाइनल माना जाए, क्योंकि आप अलग से बोलेंगे कि ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, बाद में वो सुनेंगे नहीं। इसलिए आपको फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह से सावधानी से भरना है कि क्या क्या हमको भर रहे हैं। कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्यूटर बेस पे। अब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसमें देखना है कि सेशन 1 ओनली क्वालिफाई है। जो फर्स्ट है ओनली इवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई इन द सेशन, यानी कि अगर आप सेशन 1 में अगर आप पास करते हैं तभी आपका सेशन 2 का एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया जाएगा। और सेशन 1 में जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और सेशन 2 में दोनों का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कुछ जैसे जनरल के लिए 30%, OBC के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के 20%। ये तो खैर है, ये तो मिनिमम है। इतना अगर आप लाएंगे तो आप पास होंगे, नहीं तो आपका रिजल्ट तो वैसे भी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली में तो इससे ज़्यादा लाना होता है, 20-30% से तो काम चलता है नहीं है। हाँ, ये कुछ कंडीशन में होता है, जैसे कि कैंडिडेट नहीं है या फिर उस कैटेगरी का, जैसे अब डिसेबिलिटी कैटेगरी में है तो उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे नॉर्मल ये तो बहुत कम है, तो इसमें पास तो होंगे तभी रिजल्ट होगा। अब उसके साथ साथ में ये ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ दिया गया पहले से कि किसी का 1825 वाला है और 1827 वाला। ये कैटेगरी जो कट ऑफ और मार्क्स निकालेंगे
जो रिजल्ट निकालेंगे वो सब कैटेगरी वाइज निकालेंगे। जो 1825 वाला जो है वो अलग से निकालेंगे, 1827 वाला MTS का, ये सब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेशन 2 पर ही ओनली, यानी कि आप सेशन 1 जो है ओनली क्वालिफिकेशन वाला है, सेशन 2 में जो आप नंबर लाइएगा उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और हवलदार के केस में जो है 1:5, मतलब एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को उसमें सफल करेंगे। वो किसके लिए? PET के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। यानी एक वैकेंसी पर 5, यानी कि आप 529 सीट है तो आप उसमें जोड़ लीजिए कि इंटू 5 कर लीजिए, उतने आपके हवलदार के लिए। ये सब जो भी कमीशन है वो फिक्स करेगा CCA वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ सेशन 2 ऑफ सी। तो जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस में, उसको जो एरिया वाइज भी करेंगे, रीजन वाइज भी करेंगे और कैटेगरी वाइज भी करेंगे, पोस्ट वाइज भी करेंगे। जो फेल होगा उसको तो खैर नहीं, द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अगर MTS और हवलदार दोनों भरते हैं, उसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो MTS और हवलदार दोनों भरते हैं, मान लीजिए आप फेल हो गए हवलदार में, तो आपको MTS वाला पोस्ट रहेगा, ऐसे नहीं कि चला जाएगा। मेन वही है, बस ये सब सेम है, सेम कट ऑफ वाइज दिया गया है, सेम वही है। सच कैंडिडेट, हाँ इसमें तो खैर सभी में नॉर्मल रूल होता है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट है, अगर ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपका होगा ही होगा। नॉर्मल एज रिलैक्सेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ एक चीज़ और है कि द कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन कट ऑफ, यानी कि अगर आपने ज़्यादा नंबर ले आया और आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है तो आपको 60 दिन के अंदर ही क्लेम करना है रिटेन में, रीजनल ऑफिस में, कि हमारा ये ज़्यादा मेरा नंबर है लेकिन ये रिजल्ट में आया नहीं है। इसी तरह से अगर 1 साल के बाद कोई अगर रिजल्ट हो जाता है, अगर फाइनली सेलेक्ट हो गए आप, रिजल्ट हो जाता है, अगर 1 साल तक आप ज्वाइन नहीं किए तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर अगर टाई केसेस हो जाता है, अगर कोई टाई हो गया, मान लीजिए दोनों का सेम नंबर आ जाएगा, तो आपका नंबर देखा जाएगा सेशन 2 के जनरल अवेयरनेस के लिए पहले। अगर आपका जनरल अवेयरनेस और उसका दोनों बराबर हो जाता है, फिर आपका मार्क देखा जाएगा सेशन 1 में, टोटल मार्क, उसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस, इसमें टोटल मार्क सेशन 1, उसमें भी टाई अप हो जाते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ भी टाई अप होता है तो अल्फ़ाबेटिकल। खैर 2-3 स्टेप बहुत है, इतना ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तक अगर चला गया कंपैरिजन करने में तो ये थोड़ा सा जिसका नहीं होगा उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात होगी। फिर अगर आप मिस कंडक्ट करते हैं, कुछ अगर अनफेयर मीन्स करते हैं, कोई चोरी करते हैं, किसी भी तरह का चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको 2 से लेकर 7 साल तक का बैन लगाया जा सकता है, जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे उस बोर्ड का। फिर ज्यूरिडिक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, ये बोल रहा है। कोर्ट ज्यूरिडिक्शन जो होगा वो रीजनल सेंटर डील करेगा, जैसे कोई कलकत्ता रीजनल सेंटर है, पटना है, मद्रास, इस तरह से है। और सेम जो हमने पहले बताया आपको, यहीं पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट सेम है। जैसे यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश हिंदी दोनों में है। एक कैंडिडेट अगर भर देंगे अपने टाइम से फॉर्म कि बाकी लोड ना हो, ये सब बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन ये सब आपकी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, सेम है। और डिसेबिलिटी का है, फ़ी है, यहाँ देखिए फ़ी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सबमिशन से पहले आपको देखना है, अगर कोई मिनिएचर छोटा फ़ोटो लगा रहे हैं, अगर कोई उस फॉर्मेट का नहीं है तो आपका जो है रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए तो हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि क्या क्या आपको देखना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, समय नहीं जाए और आपके हाथ से जो वैकेंसी है एक गोल्डन चांस मिलेगा, वो आपका वेस्ट नहीं जाए। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए सब डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो आप तैयार रखेंगे, पहले भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है। ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, अब
अभी आपको ध्यान देना है कि जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पर दे दिया है। जैसे आपको डेट देखना है, डॉक्यूमेंट के बारे में है, फिर आपका फीस के बारे में है, फिर आपके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में है, क्या क्या भरना है। फिर आप इन 2 कैटेगरी वाइज है, किस किस कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना है। लगभग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने कवर कर दी। जो आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको सहायता करेंगे। धन्यवाद।